नमस्कार, मैं भूप सिंह पूनिया और आप देख रहे हैं सारांश हिंदी क्लासेज। चलिए समास के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। कल वाले भाग 1 में आपने जाना समास के भेद 4 हैं तो कैसे, 6 है तो कैसे, और आपने ये भी जाना कि पद प्रधान क्या है, और आपने जाना कि समास नए शब्द बनाने की प्रक्रिया है जिसके तहत बीच की विभक्तियों या पदों का लोप होकर दो पदों का पास पास आना ही समास है। और समास का मतलब भी कल मैंने बताया था, संक्षेप। दही में डूबा हुआ बड़ा, इसको संक्षेप कर दो, दही बड़ा। समास का मतलब होता है संक्षेप। ठीक है, आज इससे आगे बढ़ते हैं और प्रत्येक समास को जो 6 है उनको एक एक को समझते हैं। और कल वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। क्रम से कोई चीज़ देखोगे तो फिर वो स्थायी रूप से हमेशा के लिए याद होगी, और ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा देखोगे वो ज़्यादा दिन स्थायी रूप से याद नहीं होने वाली। मेरे 2-3 जितने भी वीडियो अगर बन रहे हैं समास में, सारे के सारे देख लिए तो आप खुद, भले ही आप 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, आप खुद किसी दूसरे बच्चों को समझा दोगे कि समास ये है, उसे किसी गुरुजी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही समझा दोगे। और जो 9th 10th 11वीं 12वीं में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर वो देख रहे हैं तो 12वीं वाले बच्चे अपने साथियों वाले भाई को, जो 7वीं में पढ़ रहे हैं मान लो, तो उसको समझा सकता है। ठीक है, तो आप क्रम से देखें, सारे देखें, विश्वास से देखें, धैर्य बनाए रखें। तो लीजिए शुरू करते हैं। बहुव्रीहि समास, नीचे से शुरू करता हूँ मैं। ठीक है, 1 से नहीं कर रहा, 6 से करता हूँ, ऊपर चलेंगे। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास, कल मैंने बताया था कि बहुव्रीहि समास में क्या होता है, दो पद तो पास पास आते ही हैं, वो तो समास की प्रक्रिया है कि, ठीक है ना। और वो दो शब्द पास पास आते हैं तो उनके बीच की विभक्तियों का लोप होता है या पदों का लोप होता है। तो समास में जो भेद बांटे हैं वो मैंने कल बताए थे। किसी भी चीज़ के भेद बांटते हैं तो तुक्के से नहीं बांटते, कोई आधार होता है। तो इनका आधार क्या था, समास को 6 भागों में बांटने का आधार क्या था, या 4 भागों में बांटने का आधार क्या था, पद प्रधान, पद की प्रधानता। और ये मैंने कल क्लियर कराया था कि पद प्रधान होता क्या है। पद प्रधान का मतलब है बात किसकी हो रही है, क्या कहा जा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है, प्रधानता से कौन सी चीज़ को दिखाया जा रहा है, ये हाईलाइट क्या चीज़ है, दो पदों में से कौन सा पद मुख्यतः है, उसी को पद प्रधान कहते हैं, जिसकी बात हो रही है। ठीक है, इस पद प्रधान को फिर समझेंगे, लास्ट में फिर समझेंगे। तो पदों की प्रधानता के आधार पर देखिए, जिस सामासिक पद में, सामासिक पद कौन सा होता है जिसमें तो दो पद मिलकर भी एक पद बनता है, वो देवदूत। ये एक ही शब्द है देवदूत, लेकिन मूल में दो जुड़े हैं, देव और दूत। ठीक है, तो दो पदों में से कोई भी प्रधान नहीं हो, कोई तीसरा ही पद प्रधान हो, कोई तीसरी बात सामने आई, वो बहुव्रीहि समास होता है। ये मैंने कल बताया था। बहुव्रीहि समास में कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है, पहला और दूसरा प्रधान नहीं होता। प्रधान नहीं होता का मतलब दोनों की बात नहीं हो रही होती। जैसे त्रिनेत्र, तो यहां देखो किसकी बात हो रही है, 3 और नेत्र आंख, 3 आंखों की बात हो रही है, नहीं, शिव जी की बात हो रही है। इन दोनों के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा। 3, ये 3, 1 2 3, 1 2 3 3, गिनती की बात नहीं है यहाँ, गिनती की कोई जिक्र नहीं है गिनती का। और नेत्र, ये आंख, तो यहाँ 3 आंखों की बात है क्या, 3 आंख कि 3 आंख जैसी इकट्ठी हो, उनके बारे में कहा जा रहा है। इन 3 आंखों 1 2 3, इन 3 आंखों के बारे में, त्रिनेत्र के बारे में नहीं कहा जा रहा, ना ही 3 का जिक्र है, ना ही आंख का। इनके आधार पर शिव जी के बारे में बात हो रही है। अगर मैं कहूँ कि आज मैं त्रिनेत्र की पूजा करके आया हूँ, तो 3 आंखों की पूजा करके आया हूँ क्या, नहीं, इनके बारे में नहीं कहा जा रहा, मैं शिव जी की पूजा करके आया हूँ। ये है पद प्रधान। कहा क्या जा रहा है, तो ना तो 3 के बारे में कहा जा रहा, ना आंख के बारे में। मैं 3 आंख की पूजा नहीं करके आया, मैं शिव जी की पूजा करके आया हूँ। तो तीसरा पद प्रधान हो गया, तो बहुव्रीहि समास हो गया। समझ आ गई पद प्रधान क्या है, बात किसकी हो रही है। 1-2 उदाहरण और देखो।
वीणा पानी, वीणा एक वाद्य यंत्र सा होता है इस तरह का, आपने देखा होगा, ठीक है ना, यहाँ तार बंदे होते हैं 3-4, ठीक है ना। सरस्वती माँ की फोटो देखिए, उनके हाथ में है ना वीणा, वाद्य यंत्र, ठीक है। तो पानी होता है हाथ। देखो हम बोलचाल में बोलते हैं अरे पानी पिला, पानी पड़ा है क्या, पानी, हम गलत बोलते हैं, पानी नहीं होता, पानी होता है, पानी। और पानी कोई शब्द ही नहीं है डिक्शनरी में। हाँ, पानी छोटी लगा देंगे ना तो ये तो शब्द है, पानी ग्रहण समारोह, है ना, पानी ग्रहण। पानी हाथ को बोलते हैं, हाथ, ठीक है ना, हाथ। तो वीणा पानी, वीणा है हाथों में जिसके, वीणा है पानी में जिसके, कौन, सरस्वती। तो यहाँ ना तो वीणा का जिक्र है ना पानी का, यानी हाथ के बारे में नहीं कह रहा वो, वीणा है हाथ में जिसके। एक बार मैंने कह दिया कि जब विग्रह करते हैं बहुरी समास का तो फिर उसमें जिसका जिसकी आते हैं। तो एक लड़के ने कहा सर ये तो बड़ी बढ़िया ट्रिक बता दी। ये बच्चे ने कहा तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वो रट्टाफिकेशन की ओर ज़्यादा बढ़ रहा है या बढ़ा हुआ है। नई चीज़ क्या बता दी? अगर उसने मेरी सारी बातें समझी हुई होती ना तो ये कोई नई चीज़ नहीं थी, उसको ये कहना चाहिए था कि नहीं क्या बात है इसमें, कोई जिसका जिसकी आएंगे, बहुरी समाज का विग्रह करेंगे तो जिसका जिसकी आएंगे, ये क्या नई बात है? जिसका जिसकी तो आएंगे, ये स्वाभाविक बात है। क्यों? क्योंकि जब दोनों पदों के बारे में बात नहीं हो रही होती तो फिर जिसका जिसकी तो आएगा ही, ना इसका ना इसका, तो जिसका तो अपने आप ही आएगा। ये पेन है, अगर इसका है तो कहूँगा मेरा, उसका है तो कहूँगा तुम्हारा, और उसका और मेरा किसी दोनों में से किसी का नहीं है तो फिर मैं क्या कहूँगा? जिसका है ले जाओ। या तो मैं कहूँगा मेरा है या कहूँगा तुम्हारा है, और मेरा और तुम्हारा नहीं है तो क्या कहूँगा? जिसका है ले जाओ। तो जिसका तो अपने आप ही आएगा जब दो पद प्रधान नहीं है तो ये कोई ट्रिक नहीं थी। विग्रह करते हैं तो बहुरी समास में जिसका जिसकी आता है, ठीक है ना। तो त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, शिव जी। वीणा पानी, वीणा है हाथ में जिसके, सरस्वती। वीणा और पानी के आधार पर तीसरा अर्थ सामने आ गया, सरस्वती। तो यहां बहुव्रीहि समास है। और उदाहरण देख लो, चंद्रशेखर, ना तो चांद की बात ना शिखर, शिखर चोटी, जटाएं, शिखर, चंद्र, चंद्रशेखर। चंद्र है शिखर पर जिसके, चांद है जटाओं में, चोटी में जिसके, चांद। शिव जी की फोटो देखिए, जटाओं में एक अर्ध चांद सा दिखाई देता है, जहां गंगा निकलती सी दिखाई देती है ना। कभी फोटो में गौर किया होगा। तो चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, यानी शिव जी, शिव महाराज। समझ आगे बात है। तो यहां ना तो चांद के बारे में ना चोटी के बारे में, दोनों पदों की बात नहीं हो रही, कोई और ही बात सामने आ रही है। शिव जी, चंद्र है शिखर पर जिसके, शिव जी। और देख लो एक दो उदाहरण। एक दंत, एक है दंत जिसका। तो यहां ना तो वन, ONE, वन, एक की बात नहीं हो रही। ये तो मेरे बोलने के शब्द है ना, ON, वन, इसकी, ये मैं चित्र बना रहा हूं, आंखों के तीन नेत्रे, आंख, ये शैली, ये शैली इतनी काम आएगी आपके कि कोई अजीब सा शब्द आएगा ना तो आप उसमें से जब आएगा कि यार इन चार में से ये नहीं है, ये नहीं है तो इन दो में से, उस समय ये तरीके काम आएंगे। क्योंकि प्रत्येक टीचर के समझाने की अलग शैली होती है, अलग लय होती है, तो अलग शब्दावली होती है। तो फिर आप है ना ये तरीका आजमा लेना कि यार ना तो इसके बारे में बात हो रही ना इसके बारे में बात हो रही। अभी और बताऊंगा, पूरा आएगा ना, समास पूरा हो जाएगा ना, फिर आपके मन में पूछने वाली शिकायत रहेगी नहीं। आप तो धैर्य से पूरे देख लो, एक या दो जितने भी वीडियो बनने हैं, पूछने की कोई शिकायत नहीं छोड़ूंगा मैं। क्यों नहीं छोड़ूंगा? क्योंकि मैंने कल ही बताया था कि ये समास जब मैं समझ रहा था, खुद पढ़ रहा था बहुत सालों पहले, है ना, तो उस समय मेरे खुद की दिक्कत आती थी। तो मैं सोचता था कि किसी और की दिक्कत ना आए, तो मैं वो उलझन वाली बातें साथ में लेकर चलता हूँ। मैं ऐसे ही उदाहरण बीच में लाऊंगा जिससे मैं खुद बीच में फंस जाता था, अटक जाता था, वो लाऊंगा यहाँ। क्यों? क्योंकि जब आप फंसोगे तो आपको कौन समझाएगा? तो आपको मैं पहले ही समझा देता हूँ कि इस तरह की दिक्कत आएगी, आने भी नहीं दूंगा। पूरे देखें, ध्यान से देखें, टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं, घंटा 2 घंटा एक दिन दे दो, जिंदगी में 2-4 घंटे अगर समाज के नाम से जा रहे हैं, 1-2 दिन भी जा रहे हैं तो जाने दो, आगे समाज कभी नहीं करने पड़ेंगे। तो ONE, वन मतलब एक की बात नहीं कर रहा, 1 2 3 गिनती की बात नहीं कर रहा। दांत, इन टीथ, दांत, इनकी बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूं एक दंत है जिसके,
गणेश को कहते हैं, गणेश जी, श्री गणेश। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पे तिलक सोए मुझे की सवारी। गणेश जी की आरती सुनी है क्या? तो एक दंत गणेश जी को कहते हैं। तो ना तो एक की बात, ना दंत की, एक दांत, दो दांत, तीन दांत, ऐसे ये नहीं कहना चाह रहा। वो कहना क्या चाह रहा है, वो पद प्रधान है। तो इन दोनों के बारे में कहना ही नहीं चाह रहा, गणेश जी के बारे में कहना चाह रहा है, तो बहुरी समास हो गया। बहुरी समास के और उदाहरण देख लो। लंबोदर, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा पेट, उदर होता है पेट, उदर, ठीक है। तो लंबा उदर, तो मैं लंबाई चौड़ाई मोटाई की बात नहीं करा, पेट इसकी बात नहीं करा मैं, मतलब इनके आधार पर नई बात सामने आ रही है। लंबा है उदर जिसका, श्री गणेश, तो श्री गणेश की बात रही है, लंबाई की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है ना। तो ये तीसरा पद प्रधान होने के कारण बहुरी समास आ गया। और उदाहरण बहुत दूंगा, एक बार ये राउंड पूरा होने दो। कल एक राउंड पूरा कर लिया, आज दूसरे राउंड में इनको अलग अलग समझा दूंगा, तीसरे राउंड में बहुत सारे उदाहरण दे दूंगा, चौथे राउंड में क्या करेंगे, विविध प्रकार के प्रश्न देंगे उलझाने वाले, उनको हल करने का तरीका बताऊंगा और फिर समास पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बार ये राउंड चलने दो। बहुरी समास मैंने समझा दिया, दोनों के आधार पर कोई तीसरा ही अर्थ सामने आता है, वो बहुरी समास होता है, ठीक है। चतुर्भुज, तो चार भुजाएं हैं जिसकी, ठीक है ना, वो क्या है, विष्णु भगवान। अब देखें द्वंद्व समास, इसको समझें, इनके उदाहरण और देता रहूंगा अगले राउंड में। द्वंद्व समास समझे। द्वंद्व समास को समझाने के लिए छोटी सी कहानी बता रहा हूं, उसके आधार पर बहुत सारी बातें बताऊंगा, वो आपके याद रह जाएगी। द्वंद्व समास देखो, यहां देखो पहले, दे दे, देखो ये और ये समान है ना, समान, ये और ये समान है ना। अब नहीं है, अब फिर समान है, ये और ये समान है, ठीक है ना। और ये बीच में योजक चिन्ह है, दोनों के बीच में क्या है, योजक चिन्ह। समझ आई बात है, समझ आई कि नहीं आई। ये द्वंद्व और दोनों समान है ना, तो इनमें द्वंद्व चल रहा है। समान होते हैं ना तो द्वंद्व चलता है, द्वंद्व मतलब लड़ाई या खिंचातान, द्वंद्व है ना, खिंचातान चलता है। दोनों समान है तब, और समान नहीं हो तो खिंचातान नहीं चलती, फैसले होते हैं। बड़े वाला मार देता है, छोटे वाला टिक कर बैठ जाता है, ठीक है ना। दोनों बराबर के होते हैं तब द्वंद्व चलता रहता है, समझ आई बात है। तो दोनों बराबर, क्या बराबर, दोनों बराबर मतलब दोनों प्रधान, प्रधान लिख देता हूं मैं, प्रधान, दोनों प्रधान है, तभी तो चलती रहती है। एक बड़ा एक छोटा, तो फिर द्वंद्व नहीं चलता, फैसले होते हैं। बड़े वाला मारता है, छोटे वाला बैठ जाता है आराम से। तो अब मैंने इस छोटी सी कहानी में 4-5 शब्द आपके पकड़वा दिए। क्या क्या, द्वंद्व समास में और आएगा, द्वंद्व समास में दोनों पद समान होंगे, द्वंद्व समास में बीच में योजक चिन्ह होगा, और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों पद प्रधान होंगे। 4 बातें बताई मैंने, एक तो और का लोप, दूसरा समान, तीसरा योजक शब्द, चौथा पद प्रधान। चार निशानियां द्वंद्व समास की, और 4 में से ये नहीं पकड़ में आ रही, ये नहीं आ रही, तो कोई ना कोई तो पकड़ में आएगी ना, उस आधार पर द्वंद्व समास छांट लेना दिए गए ऑप्शन में से। समझ में आ रही है क्या? देखो कैसे मैं चारों निशानियां यहां पकड़वा रहा हूं। माता पिता, माता पिता, देखो बीच में योजक चिन्ह दिख रहा है ना, एक निशानी पकड़ में आ गई, योजक चिन्ह। दूसरा देखो और, यहां और आ रहा है, देख लो, माता और पिता बोल के देखो, इसका विग्रह करके देखो, माता और पिता, और क्या आएगा, कौन सा पद लाओगे, लाकर दिखाओ। माता का पिता, माता से पिता, माता के लिए पिता, माता ने पिता, क्या है, माता और पिता। आपके माता पिता क्या करते हैं, यानी माता और पिता। कल अपने माता पिता को बुला लेना, यानी माता और पिता, तो और ही आएगा। तो ये और भी आपने यहाँ देख लिया। और देखो प्रधान है, प्रधान है, दोनों प्रधान है क्या, कैसे पता लगेगा,
बताओ, कल समझाया था मैंने कल वाली वीडियो में कि प्रधान कैसे छांटते हैं, बताओ अब। चलो मैं बताता हूँ, एक बार फिर बताता हूँ पद प्रधान। देखो, कोई अध्यापक किसी बच्चे से कहे कि कल अपने माता पिता को बुला लाना, मतलब क्या कहे वो कि कल अपने माता पिता को बुला लाना। कहने का मतलब ये है कि कोई बच्चा मान लो शरारत कर रहा हो तो उसको समझाने के लिए या उनके पापा को, मम्मी को, घर वालों को बताने के लिए प्रधानाध्यापक कह देते हैं कि कल अपने माता पिता को बुला के लाना। तो क्या बात कही गई यहाँ पर, क्या कहा जा रहा है, ये देखो, कल अपने माता पिता को बुला के लाना, माता पिता को भी बुला के लाना है, दोनों की बात हो रही है। अगर मैं इस वाक्य में ये शब्द हटा दूं तो वाक्य क्या बचेगा, कल अपने पिता को बुला के लाना। पिता को बुला के लाना है क्या, हाँ पिता को बुला के लाना है। और ये हटा दूं तो कल अपनी माता को बुला के लाना, माता को, हाँ दोनों को तो बुलाना है, तो दोनों की तो बात हो रही ना। और जिसकी बात हो रही है वो पद प्रधान, तो दोनों की बात हो रही है, दोनों पद प्रधान है। अगर मैं कहूँ मेरे माता पिता टीचर है तो मतलब माता भी पिता भी, समझाई बात। मैं कहूँ मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं तो माता भी और पिता भी, तो दोनों की बात हो रही है, तो दोनों की बात हो रही है तो वो द्वंद्व समास है। ठीक है, पद प्रधान एक बार फिर बता दिया ना। अच्छा, तो आपको ये भी दिखा दिया, योजक शब्द भी मैंने दिखा दिया यहाँ। ठीक है, अब समान क्या है ये देख लो। समान शब्द, समान का मतलब है क्या, समझे आप, ये भी कोई कोचिंग में नहीं करवाता। समान कैसे, मैं ही बताऊंगा, देखो कैसे। और ये कहाँ काम आएगी आपके, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें ये निशानियाँ पकड़ में नहीं आ रही, द्वंद्व हो रहा हो दो चीज़ों में कि ये है या ये है, तब ये काम आएगा समान वाला। बड़े काम की चीज़ है ये, इस पर गौर कम लड़के करते हैं और ये सहायता बहुत पहुंचा देता है समान वाला। क्योंकि ज़्यादातर लड़के क्या है, और के चक्कर में पड़े रहते हैं कि द्वंद्व समास में और आता है, द्वंद्व समास में और आता है, उसी चक्कर में पड़े रहते हैं। फिर कोई शब्द आ जाता है कि चैर चराचर, और एक द्वंद्व समास में योजक चिन्ह आता है, तो योजक चिन्ह भी नहीं दिख रहा और भी नहीं दिख रहा, अब शब्द और बहुत होते हैं ना, तब इस तरह के काम आएंगे और कोई शब्दों में। देखो एक बार, समान का मतलब, समान का मतलब है पहला पद अगर संज्ञा है तो दूसरा संज्ञा होगा, पहला पद विशेषण है तो दूसरा विशेषण होगा, पहला पद सर्वनाम है तो दूसरा सर्वनाम होगा, पहला पद क्रिया है तो दूसरा भी क्रियापद होगा। ये है समान। यूँ नहीं कि एक तरफ तो संज्ञा आ जाएगा एक तरफ क्रिया आ जाएगा, ना 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 ना, इस तरह से नहीं होगा। ये ट्रिक मान लो भले आप इसको, बड़े काम की बात है ये समान वाली द्वंद्व समास में। ठीक है, तो आपको कितनी निशानियां बता दी। कुछ शब्दों में तो और से पता चल जाएगा, और से नहीं पता चले कोई ऐसा ही शब्द हो तो योजक चिन्ह से। योजक चिन्ह कई बार नहीं हो, जैसे चराचर में नहीं था, है ना, तो फिर प्रधानता के आधार पर देख लो। अब प्रधानता नहीं समझ में आ रही कि कौन सा प्रधान है, पता नहीं चल रहा, तो फिर समान से देख लो ना। अभी उदाहरण दूंगा तरह तरह के, क्योंकि आपको पता है मैं टॉपिक पूरा होने के बाद में प्रश्न देता हूँ, कुछ जो समझ में आया है उसके आधार पर कितना सही होता है कितना नहीं, उस पर प्रश्न देता हूँ। तो उन प्रश्नों को दूंगा ना, तब ये सारी बातें वापस रिपीट करूँगा। तो द्वंद्व समास में मैंने क्या क्या निशानियाँ बताई, एक बार दोबारा बताओ। एक तो इसमें योजक चिन्ह होगा, योजक चिन्ह, ठीक है। दूसरा क्या होगा इसमें, दूसरा होगा और का लोप होगा दोनों पदों के बीच में, कई बार या भी आ जाता है, ठीक है, ये बाद में बताता रहूँगा छोटी छोटी बातें। तो तीसरा देखो, तीसरा इसमें क्या आएगा, दोनों पद प्रधान होंगे, यानी दोनों की बात हो रही होगी। चौथा क्या बता दिया मैंने इसमें, दोनों पद समान होंगे, दोनों ही समान होंगे। समान का बता दिया मैंने, इधर संज्ञा तो इधर भी संज्ञा, इधर क्रिया तो इधर भी क्रिया, ठीक है। पांचवी निशानी और बता देता हूँ, चलो चार में नहीं पकड़ में आए तो पांचवी निशानी। पांचवी निशानी ये है कि इसमें दोनों पद विपरीतार्थक होंगे, यानी विलोम होंगे। अब विलोम सीधे विलोम भी होंगे और दूसरा तरीका भी देख लेना, कभी विलोम की बात पकड़ के बैठ जाओ, बात पकड़ के नहीं बैठना। मैं आपकी सहायता करने के लिए बातें बता रहा हूँ, कोई ना कोई शब्द सुने हुए कहीं ना कहीं सहायता पहुँचा देते हैं। तो विलोम शब्द होंगे बहुत सारे तो, और बाकी विलोम नहीं होंगे ना। विलोम कैसे, दिन रात, अच्छा बुरा, अपना पराया, अमीर गरीब, ये सारे शब्द द्वंद्व समास के हैं उदाहरण, ठीक है ना। धूप छाँव, ठीक है। लेकिन कई बार क्या है,
कि सीधे विलोम नहीं मिलेंगे ना तो दूसरे तरीके से मिल जाएंगे। जैसे भाई बहन, तो ये लिंग में विलोम है, भाई बहन, माता पिता, ठीक है, इस तरह से। तो ये थोड़ा सा निशानी बताइए, कोई हिंदी में कोई 100% सूत्र गणित की तरह नहीं लगते, पर हमें तो ये बातें सुनी हुई कहीं ना कहीं सहायता पहुंचा देती है, ठीक है ना। तो इसमें विलोम शब्द मिलेंगे, विलोम, ठीक है। ये 5 निशानियां बता दी, ठीक। अब चलते हैं अगले पर। उदाहरण तो बता दिए मैंने, और बताऊं क्या? माता पिता, दिन रात, भाई बहन, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आते जाते, आते जाते, ठीक है ना, आते जाते, दोनों क्रिया है ना, और योजक चिन्ह है ना, और है ना, आते और जाते। कई बार इस तरह का विकल्प होता है ना, तो या भी आ जाता है, या, आते या जाते। कई बार और आता है, कई बार या आता है। इसका कैसे पता लगाएं, और कहाँ आएगा, या कहाँ आएगा? जब दोनों पदों की ही बात हो रही है तो और आ जाएगा, और दोनों शब्दों में से चुनने की बात हो तब या आ जाएगा। कैसे? और तो आएगा जैसे माता और पिता, कि मेरे माता पिता अच्छे इंसान हैं, तो मतलब दोनों की बात और आएगा ना, दोनों विकल्पों की एक साथ बात हो रही होती है तब और आता है। या आता है दोनों में से चुनना हो तो, जैसे अपना घर यहाँ है, कोई जान पहचान का यहाँ से सर्विस करने के लिए आगे जाता हो, रोज़ आता हो, अपने कहेंगे यार रोज़ जाते हो आते हो, कभी घर पर रुका करो, बैठा करो, बात करा करो ना, तो वो कहते टाइम नहीं है। कि टाइम क्या नहीं है, यहीं से तो आना जाना होता है, आते जाते रुक जाया करो, आते या जाते, या आ गया ना, आते जाते रुक जाया करो, यानी या तो आते समय टाइम निकालो या जाते समय, तो आते जाते रुक जाया करो। तो आते जाते में यूँ नहीं कि आते और जाते, आते भी रुको और जाते और रुको, यहाँ और नहीं आएगा। आप समझ गए क्या? और कहाँ आएगा और या कहाँ आएगा, ठीक है। नहीं समझ आया तो इसको रिवर्स करके थोड़ा पीछे से करके दोबारा समझ लो, ठीक है ना। तो ये द्वंद्व समास की बातें थी, ठीक है। अब द्विगु समास देखो, द्विगु, ये तो कल ही बता दिया था मैंने। द्वि, इस शब्द को पकड़े रखो, द्वि, द्वितीय परक, तृतीय परक, द्वि, दो, दो यानी संख्या, संख्यावाचक शब्द होंगे वहां द्विगु समास होगा। सिंपल है, इसमें ज़्यादा माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उदाहरण भी कल बहुत सारे बता दिए थे, ठीक है। पंसेरी, 5 शेरों की, शेर पहले किला को बोलते थे, किला, 1 किलो चावल, 2 किलो चावल, है ना। तो पुराने जो बाट थे, पुराने बाट, उसमें शेर बोलते थे, 2 शेर चावल ऐसे बोलते थे, 5 शेर अनाज, ठीक है ना, शेर बोलते थे। और 5 शेर एक साथ होता था, उनके लिए एक बाट था, मेरे तो घर पर भी पड़ा है, उसको बोलते थे पंसेरी। और आजकल नए बाट आ गए, उनको बोलते हैं किला, 5 किला। समझ आ रही बात है? तो पंसेरी 5 शेरों का समूह है। एक होता हूँ द्विगु समास में जब विग्रह करते ना तो समाहार आता है, समाहार। समाहार का मतलब होता है इकट्ठा होने का भाव। जैसे एक ये, एक ये, एक ये 3 भुजाएं हैं, इसको थोड़ा सा इधर घुमा करके यहाँ ले आओ, इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके यहाँ ले आओ, तो 3 भुजाओं का समाहार है। ये अलग अलग पड़ी थी तब इसको त्रिभुज कहते थे क्या? नहीं, तीनों का समाहार हुआ, इकट्ठे हुए। समाहार मतलब इकट्ठा होना, तो तीनों का समूह बना, इकट्ठा हुआ तभी त्रिभुज बनाना। तो 3 भुजाओं का समाहार, समाहार शब्द लगाते हैं, विग्रह करते हैं तब द्विगु में। तो त्रिभुज 3 भुजाओं का समाहार, पंसेरी 5 शेरों का समाहार, पंचवटी 5 वटों का समाहार। समझाई बात है? कुछ विद्वान पंचवटी को बहुरी समास में लेते हैं, इस पर चर्चा आगे वाले वीडियो में करेंगे। पहले मैं सिखा देता हूँ ताकि फिर आप भी जब चर्चा करेंगे तो चर्चा में शामिल हो उसको। हम चर्चा में शामिल कब होते हैं? तर्क वितर्क कब करते हैं? जब हमारे पल्ले कुछ हो, हमारे पास थोड़ा बहुत नॉलेज हो, तो उस विषय पर अपने मत, अपने विचार देंगे ना। तो पहले इसको सीख लेते हैं, फिर आप भी मेरे साथ तर्क वितर्क में शामिल हो जाना, ठीक है ना। बहुत सारे विद्वान कौन से शब्द को कोई से समास में ले रहे हैं, कौन से को कोई से में ले रहे हैं, अब कौन सा सही है, इस पर चर्चा का विषय है ये, और ये करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके दिमाग में भी ये सारी बातें आ जाए तो फिर आप भी चर्चा में शामिल हो जाओ कि हाँ ये ठीक है, ऐसा करना ठीक है, ऐसा करना ठीक नहीं है, ठीक है। तो वो अभ्यास के साथ करेंगे। तो द्विगु समझ में आ गया आपके? चौपाया 4 पैरों वाले, है ना। अब कई चौपाया को क्या करते हैं, पशु करके और बहुरी में करते हैं 4 पाई। समझ आई बात है? तो 4 पाई जिसके 4 पाए हैं, ठीक है। षटभुज 6 भुजाओं का समाहार, 2 पैर 2 पैरों का समाहार, दुपहिया 2 पैरों का पहियों का समाहार, ठीक है। चौमासा
4 मास 4 महीनों का समाहार। तो ये संख्यावाचक होता है, द्विगु में दिक्कत आनी नहीं चाहिए। 6 में से कितने तैयार कर लिए? 3 ही रहे हैं, आधा तो क्लियर कर लिया समास, आधा और करेंगे भी। मैं जब समझा रहा हूँ तो आपके दिमाग में कुछ प्रश्न और आ रहे हैं, कुछ शब्द और आ रहे हैं, है ना? मुझे पता है क्योंकि मेरे भी आते थे। अब उनका मैंने इलाज कर रखा है। समझ में आई क्या बात है? वो सारों पर चर्चा करेंगे अपने, पूरे देख लोगे ना, मेरे द्वारा समझाएंगे सारे समास, तो फिर आपके जो प्रश्न दिमाग में आ रहे हैं ना वो आएंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनका मैं जवाब दे चुका होऊंगा। तो आप धैर्य से देखते रहें बस। मुझे पता है आपके दिमाग में क्या शब्द आ रहे हैं कि सर इसमें ये उत्तर आपने ये बताया, ये सारी बात मेरे ध्यान में है। और ये मैंने कल कहा था कि समास जब मैं सीख रहा था, दो समस्याएं आ रही थी ना, उनको साथ लेकर चलता हूँ मैं। तो एक बार आप, अभी तो मेरा सिखाने का दौर है, राउंड कई चलेंगे, उसके बाद आपका जो समस्या वो पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? देखो इधर कर्मधारय समास, इसको कैसे याद कराऊं? कल याद करवाया था। कर्मधारय, कर्मधारय काम धारण करना, यूँ सोच लो मन में अपने आप ही, कोई याद करने के लिए कोई पैमाना सा तय कर लो। कर्मधारय काम धारण करना, क्या काम धारण करना, क्या काम करना, ये बेजान शब्दों का जिक्र है। तो ये बेजान शब्द क्या काम करेंगे? हम तो 100 तरह के काम कर सकते हैं, है ना, हर तरह के काम कर सकते हैं, लेकिन ये बेजान शब्द क्या करेंगे? इतना ही कर सकते हैं कि अपनी विशेषता बता देंगे, जो इनके अंदर जो अर्थ है वो प्रकट कर देंगे, है ना, अपनी विशेषता बता देंगे, अपनी विशेषता बता देंगे, इतना ही काम होगा। यानी अपने अंदर जो अर्थ है वो बाहर आ जाएगा, इतना ही काम कर सकते हैं। तो इसके आधार पर अपनी विशेषता बता देंगे, इसके आधार पर याद आ जाएगा विशेषता। तो कर्मधारय समास में विशेषता बताई जाती है, यानी एक पद दूसरे की विशेषता बताता है। और ऐसे याद नहीं रहता तो इसका नाम थोड़ा लंबा कर लो। कैसे कर लो? कर्मधारय विशेषता समास, ये लोकल तरीका है बच्चों को याद करने के लिए। कर्मधारय विशेषता समास, कर्मधारय काम धारण करना, क्या विशेषता बताना, तो विशेषता जहां बताई जाएगी। अब उदाहरण देख लो, मैंने बताया था नील कमल, नीला कमल, तो बात तो कमल की कर रहा है पर नीला विशेषता बता रहा है ना। लाल घोड़ा, ठीक है ना, हरी घास, हरित लवक, महापुरुष, जो पुरुष महान है ना, विशेषता बता रहा है ना, महापुरुष। तो इस तरह के विशेषता वाले समास इसमें आएंगे। चरण कमल, बात तो चरणों की कर रहा है, पैरों की, और कमल से उसकी तुलना कर दी कि कमल जैसे सुंदर और कोमल पैर, चरण कमल। और इसमें रूपी शब्द भी आ जाता है, चरण कमल, कमल रूपी चरण। विग्रह करते हैं तो कर्मधारय में विग्रह करते हैं तो या तो रूपी शब्द आ जाएगा या के समान, कमल के समान चरण, के समान आ जाएगा या रूपी आ जाएगा कर्मधारय समास में। ठीक है? और देखो तत्पुरुष समास, ये भी बता दिया, इसी से कल शुरुआत की थी। सबसे पहले इसी को समझाया था कि तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, बात दूसरे पद की हो रही होती है। ठीक है ना? देश निकाला, तो बात देश की नहीं कर रहा, वो निकालने की कर रहा है, देश निकाला। समझ आ रही बात है? देवदूत, देवताओं का दूत, बात देवताओं की नहीं कर रहा, उनके द्वारा भेजा गया दूत, दूत की बात कर रहा है, तो दूसरा पद प्रधान है। रोग मुक्त, रोग की बात नहीं कर रहा, वो रोग से मुक्त होने की बात कर रहा है, रोग मुक्त। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त होने की बात कर रहा है, तो रोग की बात नहीं है, मुक्त और ग्रस्त वो दूसरे पद प्रधान है। तो यहाँ तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होगा। ठीक है? एक और बता दूं इसमें मैं, तत्पुरुष समास में जब विग्रह करते हैं तो क्या होता है? कारकों की सारी विभक्तियां आती है। 8 कारक होते हैं ना, उनमें पहली छोड़ दो और आखिरी छोड़ दो। पहली कौन सी? ने, कर्ता ने नहीं आएगा। और लास्ट कौन सी? कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का कि अधिकरण में पर संबोधन हे अरे ओ, संबोधन हे अरे ओ, वो नहीं आएगा। क्या क्या नहीं आएगा? पहली विभक्ति ने और 8वीं विभक्ति हे अरे ओ, वो वाली नहीं आएगी। तो तत्पुरुष समास में विभक्तियां आती है। विभक्तियां मैंने बता दिया, कल ही बताया था, गंगा जल, तो यहाँ का आ जाएगा गंगा का जल। जल धारा, तो यहाँ आ जाएगा की जल की धारा। ठीक है ना? एक मैंने बताया था आप बीती, तो क्या आ जाएगा? आप पर बीती, पर आ जाएगा यहाँ। ठीक है? और एक और बताऊँ, ये जितनी भी विभक्तियाँ आती है ना, उसी हिसाब से इनका नामकरण किया हुआ है। जैसे कार है ना, का की, तो कहाँ आता है? संबंध का के की, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संबंध का के की, ऐसे आता है ना, तो संबंध का के की, तो इनको बोलते हैं संबंध तत्पुरुष। और ये आ गया ना आप बीती, वो नीचे यूँ पूछता है आप बीती में कौन सा समास है, तो उसमें दे देगा अव्ययी भाव समास, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, इस तरह के दे देगा। ठीक है? तो हम तत्पुरुष छांट लेंगे, आप बीती, आपकी बात नहीं कर रहा, आप पर जो बीतती है बीती, उस पर बात कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे?
तत्पुरुष समास। लेकिन वो कई बार यूं कह देता आप वित्ति में समास कौन सा है, नीचे लिखेगा कर्मधारय तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो इसमें अधिकरण तत्पुरुष है, अधिकरण में मैं पर आते हैं ना, ये इस तरह से भी प्रश्न आते हैं, ठीक है। और अव्ययी भाव समास का और सुन लो आप। थोड़ा सा क्या है कि लाइट नहीं है तो लेट हो गया, आज अंधेरा सा है, शाम के समय बनाता हूँ मैं, मेरे पास डिजिटल वो नहीं है सिस्टम, जैसा तैसा है उसी से काम चला रहा हूँ। तो अव्ययी भाव समास में देखो, पहले तो देखो अव्ययी, पहले व्यय देखो, व्यय, ये देखो व्यय, व्यय होता है खर्च करना, ठीक है। और अव्यय खर्च ना करना, मतलब ये है कि अगर मेरे जेब में 100 रुपये हैं, वो व्यय हो गए तो हो गए, नहीं हुए, व्यय नहीं हुए, खर्च नहीं हुए, तो ज्यों के त्यों रहेगी ना। तो जो शब्द ज्यों के त्यों बने रहते हैं वो अव्यय शब्द होते हैं। ज्यों के त्यों कैसे, उनका लिंग बदलो, वचन बदलो, कारक बदलो, कुछ भी बदलो, वो ज्यों के त्यों रहते हैं। जैसे मैंने मेरे पीछे की वीडियो में अव्यय शब्दों के बारे में बहुत ही डिटेल से बताया हुआ है, कई वीडियो बनाए हुए हैं, है ना। राम हर रोज स्कूल जाता है, सीता हर रोज स्कूल जाती है, तो जाता का तो जाती हो गया, लेकिन हर रोज का हर रोज ही नहीं हुआ ना। और देखो लड़का हर रोज स्कूल जाता है, लड़की हर रोज स्कूल जाती, तो लास्ट में जाती हो गया, लेकिन हर रोज ही नहीं हुआ ना। और देखो लड़का हर रोज जाता है, लड़के बहुवचन बना दिया, लड़के हर रोज जाते हैं, तो हर रोज में तो हर रोज ये नहीं हुआ ना। तो हर रोज अविकारी शब्द है, अव्यय, अविकारी। तो इसमें अविकारी शब्द होते हैं, जो पद होते हैं ना वो अविकारी शब्द होते हैं, अव्यय, अव्ययी भाव समास में, ठीक है ना। एक तो ये निशानी याद रखना कि पूरा पद अव्यय होगा, पूरा पद अव्यय, ठीक है। दूसरा, इसमें पहला पद उपसर्ग जाति का भी मिल जाएगा, यथाशक्ति, यथाशीघ्र, यथासंभव, आजीवन, आभरण, आमरण, है ना। तो आ उपसर्ग लग रहा है, यथा उपसर्ग लग रहा है, हर दिन, हर घड़ी, है ना, हर रोज, तो हर उपसर्ग लग रहा है, तो उपसर्ग जाति का मिल जाएगा पहला पद। 2 निशानी पकड़ ली। तीसरी निशानी, पहला पद प्रधान होगा। अब आप करो पहला पद प्रधान कैसे, समझाऊंगा लास्ट में चलते चलते अभी भी, ठीक है ना। एक चीज और निशानी देख लो, इसमें पुनरावृत्ति वाले शब्द आएंगे। पुनरावृत्ति वाले कैसे, जाते जाते, आते आते, दिन दिन, रातों रात, है ना, पुनरावृत्ति हो रही है, वो बार बार, बारंबार, पुनरावृत्ति वाले शब्द आएंगे, ठीक है ना। एक अनुकरणात्मक, जो अनुकरण से बने, कैसे, धड़ाधड़, घमाघम, फटाफट, इस तरह के शब्द आएंगे, समझिए क्या। अव्ययी भाव समास की क्या निशानी बताई, पहली निशानी तो बताई पूरा पद अव्यय होगा, उसको कहीं प्रयोग करो, उसमें खुद में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हर रोज, तो हर रोज का परिवर्तन नहीं होगा, हर रोज जी, हर रोज ये नहीं होगा ना। प्रतिदिन, प्रतिदिनों, ऐसे नहीं होगा ना, प्रतिदिन ही होगा ना, तो प्रतिदिन यूं का यूं ही रहेगा ना। तो ये दूसरी निशानी क्या बताई, उपसर्ग जाति का मिलेगा। तीसरी निशानी क्या बताई, पुनरावृत्ति मिलेगी, पुनरावृत्ति। चौथी, अनुकरणात्मक शब्द मिलेंगे, समझ गए क्या आप। अब देखो, आते आते, आते आते, आते आते तो है, क्या है, इसमें योजक चिन्ह मत देखना। योजक चिन्ह के आने के 2-3 नियम और है, वो मैं पहले बता चुका हूँ। योजक चिन्ह कहाँ कहाँ आता है, एक तो योजक चिन्ह आता है विलोम शब्दों के बीच में, एक आता है समान शब्दों के बीच में, एक योजक चिन्ह सा, से, सी, इनके पहले भी आता है, काला सा, तो सा आ जाएगा, यहाँ योजक चिन्ह आ जाएगा, ठीक है ना। तो योजक चिन्ह आने के कई नियम है, केवल योजक चिन्ह की पूंछड़ी मत पकड़ लेना कि योजक चिन्ह है तो द्वंद्व कर देते हैं। ये देखो, आते आते, पुनरावृत्ति हो रही है ना, पुनरावृत्ति अव्यय में होती है। हाँ, अगर यूँ होता ना, आते जाते, आते जाते रुक जाना, आते जाते, तो ये विलोम आ गए, और दोनों समान आ गए। समान कैसे, ये भी क्रिया, ये भी क्रिया, तो फिर ये द्वंद्व हो जाएगा, समझ रहे हो क्या। तो अब मुझे भी मेरा चेहरा काला काला सा दिखने लगे, अंधेरा ज़्यादा हो गया, तो शेष कल करवाऊंगा, ठीक है। इसमें और बहुत सारे उदाहरण करवा रहा हूँ, और छांटने का तरीका बताऊंगा। एग्जाम में, कंपटीशन में कैसे छांटें, जब 4 में से दुविधा आने लग जाएगी तब, है ना, कि यार ये है कि ये है तो इन दोनों में, ये 2 तो नहीं है, इन दोनों में है, अब क्या करें, वो तरीके भी बताऊंगा। इसलिए जुड़े रहो, देखते रहो कंटिन्यूटी के साथ, ठीक है। कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।